चलो अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है वेक्टर्स की, जो हमने रेगुलर सिलेबस के लिए असाइनमेंट करी। अब देखो वेक्टर्स में और आगे 3D में हमने क्लैरिटी में सुना कि जो काम हमने स्कूल के सिलेबस के लिए बोर्ड्स में जो करा, जो अंडरस्टैंडिंग बनाई पिछले दिनों क्लासेस में, वही एक्चुअली कंपटीशन की भी अंडरस्टैंडिंग है। जब वेक्टर्स, जैसे मैंने बताया क्लासेस के बीच में, जैसे ही हमें वो वेक्टर्स वैसे समझ में आ गया तो वेक्टर्स में उसके बाद और कोई काम नहीं, वर्ड बाय वर्ड वेक्टर्स हमें एग्जैक्टली वैसे ही चाहिए, इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अब वहाँ पे लोगों से गलती क्या होती है कि उनको जो रेगुलर सिलेबस वाला जो स्कूल की बुक का वेक्टर्स है वो भी समझ में नहीं आया होता। तो हमें वो समझ में आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि वेक्टर चीज़ क्या है, होता क्या है वेक्टर। उसकी जब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट करा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करा, या फिर जब हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करा, या फिर जब हम आगे कॉम्पिटिशन में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी देखेंगे, तो उन सारी स्टोरीज के पीछे जो जड़ है ना, वो हमें समझ में आनी चाहिए। और वेक्टर्स आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं IIT में भी। अगर जैसे जैसे हमने डिस्कस करा ना, वैसे वैसे बस हमें समझ में आ जाए। देखो वेक्टर्स हो गया, 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे टॉपिक्स ना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। कोर अंडरस्टैंडिंग हमारी अगर राइट होगी, फिर हमारा क्वेश्चन इसका गलत नहीं हो सकता। तो अब जो आज वाली क्लास में जो ये जो असाइनमेंट की डिस्कशन है, इस पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा काम रेगुलर सिलेबस में करा हुआ है, सब कुछ पहले करा हुआ है। तो असाइनमेंट का मेन पर्पज़ क्या था कि आप लोग खुद काम कर रहे हो, खुद काम करके उसको चेक करो। तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर्स क्लास 12 के लिए करा हमने डिस्कस, पर यही वेक्टर्स फॉर IIT JEE भी है। दोनों के लिए जो सेंस है वो सेम है। वेक्टर्स फॉर JEE मेंस बोल दो या फिर वेक्टर्स फॉर JEE एडवांस बोल दो, इट इज़ बोथ, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम लॉजिक, सेम स्टोरी। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें था क्या असाइनमेंट में। जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही 2+2 कैटेगरी के थे, वो मैं डिस्कस नहीं करवा रहा। तो क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे जिसमें लगेगा कि कोई थोड़ा बहुत दम है, कुछ इंटरेस्टिंग बात है। जैसे अब ये हमें दिया हुआ है कि 2 वेक्टर्स A and B आर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, A डॉट B हमें दिया हुआ है, तो ये बहुत बेकार नहीं है। मॉड A, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें सेम गिवन है, तो मॉड A और मॉड B अगर मान लो दोनों का नाम अगर मैं x रख लूँ, तो सिंपली A डॉट B कितना हो जाता है, मॉड A मॉड B विच इज़ x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा विच इज़ कॉस 60 विच इज़ 1/2। तो सिंपली हमें ये गिवन था कि बराबर है 32 का। तो क्वेश्चन बहुत बेकार था, इस पर और टाइम नहीं लगाते। नेक्स्ट में हमें गिवन था कि इफ़ A मॉड A, अब देखो जो मॉड A है वो हमें क्लियरली समझ में आता है कि अब जो टर्म को नोटिस करो, मॉड A वो एक लेंथ है, सम लेंथ और आगे B वेक्टर प्लस मॉडुलस B और आगे A वेक्टर, ऐसे एक और वेक्टर अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमने शो करना है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हमने इन 2 वेक्टर्स को अगर आपस में परपेंडिकुलर शो करना है तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि एक्चुअली हमारा काम क्या है कि सिंपली इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम 0 दिखा दें। अगर 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, x और y अगर मान लो 2 वेक्टर्स हमें दिए जाएं और कहा जाए कि दोनों वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो x डॉट y को 0 आ जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली सिंपल सा लॉजिक है। हमें क्या करना चाहिए, सिंपली इस वेक्टर और इस वेक्टर का आपस में डॉट निकाल देना चाहिए। तो अब क्या दिखता है कि सिंपली ये इस तरह की सिचुएशन बन गई। जैसे होता हमने करा हुआ ना x प्लस वाई डॉट x माइनस वाई, वो मॉडुलस x स्क्वायर माइनस मॉडुलस y स्क्वायर बन जाता है। तो ये वही बन गया डायरेक्टली। अगर नोटिस करो तो ये मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर माइनस मॉड B स्क्वायर मॉड A स्क्वायर बन जाएगा विच इज़ वॉट 0। और वही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, बस ये अंडरस्टैंडिंग अप्लाई है। जो बहुत सिंपल है उनको हम तेज कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल था। अब हमें क्लैरिटी है कि इनको, ये सब केवल प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं। इसमें क्या करोगे, A प्लस B प्लस C के मॉडुलस को 0 करके उसके स्क्वायर को एक्सपैंड कर दोगे, तो आ जाएगा मॉडुलस A स्क्वायर प्लस मॉडुलस B स्क्वायर प्लस मॉडुलस C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, और मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर हमारे सामने है। तो डायरेक्टली जो हमें आंसर चाहिए वो फटाफट बन गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब देखो इस लैंग्वेज को और इस अंडरस्टैंडिंग को हम जानते हैं। कभी भी हमें कोई बोले कि ये 3 पॉइंट्स अगर हमें दिया जाए कि कोप्लेनर है, 4 पॉइंट्स, देखो 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर। अब हमें कोई सिंपली बोले कि 3 पॉइंट्स हमें समझ में आता है कि हमेशा कोप्लेनर होंगे। 3 पॉइंट्स अगर कोई बोले कि कोलिनियर है, तो हम क्या करेंगे कि उनसे 2 वेक्टर्स क्रिएट करके उन दोनों वेक्टर्स को बोलेंगे कि कोलिनियर है।
बिल्कुल ऐसे ही किसी ने अगर हमें कहा कि पॉइंट्स दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, तो हमें समझ में आता है कि 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर होने का मतलब क्या हुआ कि क्रिएट 3 वेक्टर्स आउट ऑफ दोज 4 पॉइंट्स एंड इट मीन्स दैट कि दोज 3 वेक्टर्स शुड बी कोप्लेनर। और 3 वेक्टर्स के कोप्लेनर के कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन हमें बनानी आती होती है। तो जैसे कि बोलता है ना कि दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, वी आर डायरेक्टली एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट मीन्स दैट कि द 3 वेक्टर्स विच कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ दोज 4 पॉइंट्स, दोज 3 वेक्टर्स आर एक्चुअली कोप्लेनर। तो हमने करना क्या है कि वहाँ पे सिंपली वो 3 वेक्टर्स हमने क्रिएट करवाने हैं। तो करा देते हैं। इसमें काम क्या था, क्या करा लो, एक वेक्टर ए बी बना लो, एक वेक्टर सी डी बना लो, एक वेक्टर चाहे ए डी बना लो। देखो मैंने इसमें ना इंटेलिजेंटली क्या करा कि एक्स को कम से कम रखा। ए बी वेक्टर सिंपली, अब वो 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर अगर होंगे तो उनका सिंपली जो बॉक्स बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी वो 0 होगा। तो मैं डायरेक्टली बना लेता हूँ। ये क्या बन जाता, 4 - 3 1। मैं ए बी वेक्टर बना रहा हूँ, x - 2 और लास्ट वाला नोटिस करो आ जाता -2 - 1 विच इज़ -3। ऐसे ही मैंने एक बना लिया ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर वुड बी 6 - 3 3, 5 - 2 3 एंड -1 - 1 -2। ऐसे बना लिया एक सी डी वेक्टर। सी डी वुड बी 6 - 4 2, 5 - 2 3 एंड -1 - -2 विच वुड बी 1। तो इसको 0 आना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर दो। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर ये सेंस केवल हमें रिकॉर्ड होना चाहिए था। अब ये लैंग्वेज हम जानते हैं। हमें किसी ने दिया कि इफ़ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू के टाइम्स सी। बी क्रॉस सी अगर हमें गिवन है कि सी क्रॉस ए के अगर बराबर है, तो हमें ये सेंस समझ में आता है कि इस बात को बोलना कैसे है। अगर बी क्रॉस सी क्रॉस सी के बराबर है तो हम लोग सिंपली पढ़ सकते हैं कि माइनस ऑफ ए क्रॉस सी है। देखो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि इसमें सी जो है वो अब की बार बाद में है। तो सी इधर वाले मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बाद में है, तो राइट हैंड साइड में पहले उसको ठीक से लिखा। तो बी क्रॉस सी एक्चुअली बराबर है माइनस ऑफ ए क्रॉस सी के। अब जब हम इसको इधर ले गए तो सिंपली हमें विजिबल है कि ये बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर हो गया 0 के। अब इसका मतलब क्या बना कि b प्लस ए और c जो है वो आपस में पैरेलल हैं, तभी उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब b प्लस ए और c आपस में पैरेलल हैं। इसको हम लोग लिखते हैं पैरेलल टू c। दिस मीन्स दैट b प्लस ए इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ c। ये बनता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो मैं एग्जैक्टली इसको इस तरीके से, देखो पता हमने जब वेक्टर्स में करा तो याद है जो मैंने बिल्कुल शुरू में करवाया था, तो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट क्लास अभी हम लोग अटेंड कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, पर वही सारे सिलेबस की जड़ है। क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग हमें ये समझा देती है कि वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली हमने ऑब्जर्व कैसे करना है, वही काम है। जब एक बार ये सेंस बन जाए ना कि वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने कैसे करना है, तो उसके बाद एक्चुअली कोई उसके बाद हमें ट्रबल नहीं आती। सारी कहानी कहाँ पे रुकती है? क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं होती कि वेक्टर को ज्योमेट्रिकली देखना कैसे है, वो देख नहीं पाते। तो हम लोगों ने जब ये सब बातें करी तो अब ये रिलेशन हमारे माइंड में बनना चाहिए। बाकी लोगों को अगर नहीं आता तो वो उनकी प्रॉब्लम, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ये सेम ही था, ये बिल्कुल सेम है, हमने क्लास में भी करा हुआ है, पर चलो अब दिया है तो मैं करवा देता हूँ डिस्कस। ए क्रॉस बी हमें गिवन है कि सी क्रॉस डी के बराबर है, ए क्रॉस सी हमें गिवन है बी क्रॉस डी के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दूँ तो ये बन जाता ए क्रॉस बी माइनस सी, ये बराबर है सिंपली सी माइनस बी क्रॉस डी के। ये बन गई टर्म। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, सोचो अब सी माइनस बी को अगर मैं बाद में कर दूं तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा, और उसके बाद उसको अगर घुमा भी लूं तो आ जाएगा डी क्रॉस बी माइनस सी। ये बन जाएगी टर्म। तो अभी उसके बाद सेम हो गया। अब इस टर्म को इधर ले जाओ तो हमें विजिबल है कि उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनी वो एग्जैक्टली वैसी बन गई जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में थी। तो वो a माइनस डी आ जाएगा, a माइनस बी डी क्रॉस सी बी माइनस सी 0, और एग्जैक्टली वही टर्म प्रूव हो गई जो हमने बनानी है। ये बहुत सिंपल है, हमने करा भी हुआ है, पर चलो अब जब डिस्कशन कर रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो सामने आएंगे उनको देखने की करते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है कि अगर a एंड b अगर यूनिट वेक्टर अगर हैं तो हमने प्रूव करना था कि
tan थीटा बाई 2 बराबर होगा इसके। तो अब ये रिकॉल करो, हमने ये दोनों करे हुए ना क्वेश्चंस, तो हमें क्लियरिटी है कि जो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी है, a और b यूनिट वेक्टर्स हैं, उसका स्क्वायर बराबर होता है मॉड a स्क्वायर 1 प्लस मॉड b स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b विच इज़ मॉड a मॉड b कॉस थीटा। ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड a मॉड b सिंपली बन जाता कॉस थीटा विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो अब ये जो बना वो बन गया 2 कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये सब हमने करा हुआ है विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बिल्कुल ऐसे ही जो मॉडुलस ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर है वो रिकॉल करो कि वो बन जाता था 2 टाइम्स ऑफ, मतलब 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, वो मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b हो जाता। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने इंडिविजुअली करे हैं, तो इसको बनाया, दूसरे वाले को बनाया, दोनों को डिवाइड कर दिया, डायरेक्टली क्या बन गया वो tan थीटा बाई 2। तो ये भी सिंपल था, पर चलो ये बहुत काम का है, बोर्ड्स के लिए भी बहुत काम का है, और ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत काम की है। इस अंडरस्टैंडिंग पे आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, इसी असाइनमेंट में है, अभी आएगा भी, पर अब ये तो हमें क्लियरली पता है। अभी हमें अल्फा गिवन है और बीटा गिवन है, देन एक्सप्रेस बीटा इन टर्म्स ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 हमें इन टर्म्स ऑफ, आगे ये प्रिंटेड होगा, हाँ, तो हमने इसको प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्रेक करना है। एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2, ये अल्फा है और ये वेक्टर बीटा था। तो हमें क्या निकालने को कहा गया, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, तो ये बीटा 1 है इतना, और ये वाला क्या है, बीटा 2। तो मुझे बीटा 1 निकालने को कहा गया। तो अब हमें पता है कि बीटा 1 कैसे निकालते हैं, हमने सब ये करा हुआ है। बीटा 1 कैसे निकालेंगे, लेंथ हम ले लेंगे जितनी उसका प्रोजेक्शन है उसके ऊपर, विच इज़ मॉड बी कॉस थीटा, और आगे अल्फा की डायरेक्शन लेंगे विच इज़ अल्फा कैप, विच इज़ अल्फा वेक्टर अपॉन मॉडुलस अल्फा वेक्टर। ये बनाया हमने बीटा 1 वेक्टर। अब बीटा 2 कैसे बनाएंगे, सिंपली हम बीटा में से बीटा 1 माइनस कर देंगे, बीटा माइनस बीटा 1, ये नहीं है, इज इक्वल टू बीटा 2। और ये सब बहुत काम का है, क्योंकि बोर्ड्स के लिए तो एटलीस्ट ये बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हमें ये पर्टिकुलर पैटर्न तो बिल्कुल घुटा होना चाहिए। ये सब हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ, तो ये केवल प्रैक्टिस के लिए डाला था अभी यहाँ पे, तो ये राइट होना चाहिए था। इस वाले में हमें क्या गिवन था कि ए एंड सी, ए बी सी कोई 3 वेक्टर्स हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज ऑब्ट्यूज। तो अब ये सब, इन सब क्वेश्चंस का पर्पस क्या है कि जो हमने इतने दिनों में काम करा वो लैंग्वेज हमारे सामने अपने आप नए नए तरीके से आती रहें, और हम लोग डिस्कशन के थ्रू देखते रहें कि जो हमने करा वो जब हमारे सामने इंडिपेंडेंटली एज अ क्वेश्चन आता है तो क्या हम उस मोमेंट पे उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर ए एंड बी के बीच में एंगल हमें गिवन है कि एक्यूट है, तो ए और बी के बीच में एंगल कैसे बनाते हैं, याद है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो सिंपली ए डॉट बी को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। कॉस थीटा जब एंगल अगर एक्यूट है तो थीटा जो होगा वो 0 से 90 के बीच में है, तो उसका कॉस थीटा कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो ए डॉट बी को एक्चुअली पॉजिटिव होना चाहिए और बी डॉट सी को नेगेटिव होना चाहिए। ये हमें दिया गया, एंगल बी और सी के बीच में ऑब्ट्यूज है ना, तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा। तो ए डॉट बी अगर ऑब्ट्यूज है, ए डॉट बी हमने बनाया, आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 -2, ये हमें गिवन है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर -4 पॉजिटिव हो गया। इसको देखते हैं अभी। अब यहाँ से हमें क्लैरिटी है कि x -2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्चुअली पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही बी डॉट सी बनाओ, बी डॉट सी क्या बन गया, वो आ गया एक्स स्क्वायर -5x -5x नहीं, और -4, इसको होना चाहिए नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर -9 को नेगेटिव होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर -9 क्या बना, x -3 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो जब मेथड हमें आता है तो एक से आंसर क्या बना, -3 और 3 के बीच में, और एक से आंसर क्या बना, -2 से छोटा या 2 से बड़ा। तो जो कॉमन रीजन आया आंसर का वो क्या आया, -3 से -2 यूनियन 2 से 3।
तो x का आंसर क्या बनता, -3 से -2 यूनियन 2 से 3, ये बनता है x का कंप्लीट आंसर। ये बनता है इस वाले क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर विद द कंप्लीट सेंस। अब ये सिंपल था, पर चलो हमारे काम के हैं सारे लैंग्वेज और इनमें से हर एक की टर्म। हमें किसी ने बोला फाइंड द वेक्टर ए सैटिस्फाइंग दीज 3 कंडीशंस। तो अब देखो डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन बना ये एक्चुअली वेक्टर इक्वेशन का सवाल हो गया। तो इसको ब्रेक करने के लिए ए को हम एज्यूम कर लेते एक्स वाई जेड विच इज़ एक्स वाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ए डॉट आई हमें कितना गिवन है 1, तो ए डॉट आई सिंपली क्या बन गया एक्स, तो एक्स तो आ गया 1। ए डॉट आई प्लस जे हमें गिवन है कि 1 है, तो एक्स प्लस वाई हमें गिवन है कि 1 है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी हमें गिवन है कि 1 है। तो वहाँ से सिंपली वाई और जेड कितने आ गए 0 0। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इससे बेटर भी हो सकता था। मेन क्वेश्चन इस वाले को डिस्कस करने का पर्पस क्या था कि इसमें किस तरीके से एंटर करा, बस वो समझना। बाकी तो क्वेश्चन तो ये बहुत सिंपल था। ये क्वेश्चन ये नहीं, ये सिंपल है, ये सिंपल है। हमें किसी ने क्या दिया कि √3a माइनस बी अगर एक यूनिट वेक्टर है तो √3a माइनस बी इसका जो स्क्वायर हो गया वो हो गया सिंपली 1। हमने सिंपली इसको एक्सपैंड कर लिया, वो आ गया 3 टाइम्स मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस 2√3 मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। ये हमें गिवन है कि बराबर है 1 के। तो वहाँ से हम लोग को सिंपली विजिबल है कि कॉस थीटा कितना आ गया, सिंपली इट वुड बी 3 बराबर हो गया 2√3 कॉस थीटा के। वहाँ से एक्चुअली कॉस थीटा बराबर आ गया √3/2 के। तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्रीज। थीटा कितना आ गया 30 डिग्रीज। ये आंसर है और बहुत सिंपल था, पर चलो अब देखो इसमें भी हमें कहा क्या गया कि द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन अभी करा था, तो ये वही क्वेश्चन था पर उससे हल्का सा बेटर वर्जन। अब देखो कैसे, हमें किसी ने कहा था एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज। इसका मतलब ए डॉट बी जो हो गया वो तो हो गया पॉजिटिव, अगर हम नेगेटिव। तो अब हमने पहला काम क्या करा, ए डॉट बी बनाया, वो क्या बन गया 14x² माइनस 8x प्लस x। इसको होना चाहिए नेगेटिव। ये क्या आ गया 14x² माइनस 7x विच इज़ नेगेटिव। 7x में कॉमन ले लेता हूँ तो x इंटू 2x माइनस 1 आ गया नेगेटिव। ये बन गया एक्सप्रेशन। इससे क्या शो हुआ कि जो x है वो 0 से 1/2 के बीच में होना चाहिए। एक तो कंडीशन ये बनी। अब इसी में हमें नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि एंगल बिटवीन b एंड द z एक्सिस इज एक्यूट। b और z एक्सिस के बीच में एंगल कैसा होना चाहिए, एक्यूट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b का, अब z एक्सिस की डायरेक्शन क्या बनी k वेक्टर, तो b का k वेक्टर के साथ एक तो डॉट होना चाहिए पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि b और k वेक्टर के बीच में एंगल हमें दिया गया है कि एक्यूट है। तो सिंपली हमने b वेक्टर डॉट k वेक्टर करा, वो सिंपली x आ गया, उसको पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, वो तो यहाँ पे भी है। साथ में अब जो फर्दर कंडीशन थी वो ये कि जो एंगल हो वो π/6 से कम भी होना चाहिए, एक्यूट भी हो। मतलब एंगल कैसा हो गया 0 से π/6 के बीच में। इसका मतलब अब की बार हमें cos थीटा बनाना पड़ जाता, और ये काम का क्वेश्चन है। cos थीटा क्या बन जाता, सिंपली b डॉट k विच इज़ ओनली x अपॉन मॉड b और मॉड k। मॉड b कितना हो गया, वो आ गया 49 प्लस 4 53 प्लस x²। इसको ये जो cos थीटा बना, cos थीटा अगर 0 से अगर थीटा अगर 0 से π/6 के बीच में, तो क्या हमें समझ में आता है कि जो cos थीटा का जो आंसर होगा वो √3/2 से 1 के बीच में होगा। बड़े काम का पार्ट था ये वाला। देखो ये मैंने cos थीटा बनाया, cos थीटा। अब cos का ज़रा ग्राफ रिकॉल करो, तो cos 0 पे कितना होता है 1, और cos π/6 पे कितना होता है √3/2। तो एंगल अगर 0 से π/6 के बीच में है तो cos थीटा का जो जवाब बनेगा वो सिंपली कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 से लेके √3/2 के बीच में। तो अब इसकी सिंपली स्क्वायरिंग कर लो, तो हमें मिल गया x² अपॉन 53 प्लस x²। ये आ गया 3/4 से लेके 1 के बीच में। अब देखो ये तो ऑलवेज ट्रू है, x² अपॉन 53 प्लस x²। दिखता है छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे,
तो ये 1 से तो बड़ा है, तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व ही है। इस वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 159 प्लस 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 4x स्क्वायर। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आ गया 159 से बड़ा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन आपस में मैच नहीं कर रही। तो आंसर हो गया 5, मतलब नो सॉल्यूशन। उसका आंसर बनता है डी, पर सेंस एग्जैक्टली ये बनना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज दिस मच, तो इसकी हमसे कहा गया कि मैक्सिमम वैल्यू बता दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाती। अब इसमें नोटिस करो कि ये टर्म क्या बनी, ये बनी √3 टाइम्स ऑफ, अब देखो इस एक्सप्रेशन को नोटिस करो, जो मॉडुलस ऑफ a प्लस बी है, जो मॉडुलस ऑफ a प्लस बी है, उसको स्क्वायर एक्चुअली क्या बन जाता, उसका स्क्वायर बन जाता सिंपली इस पूरी एक्सप्रेशन को नोट करना, ये एक्चुअली अंडर रूट के अंदर मॉडुलस a प्लस बी का स्क्वायर बन जाता मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b विच इज़ 2 cos थीटा। मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर दोनों कितने हैं 1 1, तो ये बन गया 2 प्लस 2 cos थीटा विच इज़ 4, 2 कॉमन 1 प्लस cos थीटा विच इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इट वुड बी ओनली 2 cos थीटा बाई 2। तो मुझे टर्म क्या मिल गई, √3 इंटू 2 cos थीटा बाई 2। ये बनी पहली एक्सप्रेशन। और ऐसी जो सेकेंड वाली टर्म बनती वो रिकॉल करो, वो हमने कभी पहले भी बनाई हुई है, वो आ जाती 2 sin थीटा बाई 2। ये बन गई टर्म। तो अब क्या हमें समझ में आता है कि ये 2√3 cos थीटा बाई 2 प्लस 2 sin थीटा बाई 2 बन गया। तो अब ये बनने के बाद क्या हमें समझ में आता है कि ये तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा ऐसी टर्म बन गई। अब ये हमने कभी ट्रिग्नोमेट्री में 11th में करा होता है कि a cos x प्लस b sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। तो ये अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर हो जाता है विच इज़ व्हाट 4 प्लस 3 4 12, 16 का स्क्वायर रूट विच इज़ 4 आंसर है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो सेंस बनता वो ये बनता, इस वाले क्वेश्चन का जो सेंस बनता वो ये बनता। ये भी इंटरेस्टिंग है और डायरेक्टली स्कूल के एग्ज़ाम में शायद हमें वो ना भी पूछें क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। हमें मॉडुलस a प्लस बी गिवन था कि <1 है, तो इसकी हमने स्क्वायरिंग करी, a और b यूनिट वेक्टर हैं, तो सिंपली वो बन जाएगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। एग्जैक्टली सेम कहानी। cos थीटा वो हमें गिवन है कि <1 है, तो वहाँ से हमें क्या मिल गया कि सिंपली जो cos थीटा है उसको नोटिस करना। अब ये जो बना दैट वुड बी लेस दैन, इस केस में ये आ गया -1 -1/2, तो cos थीटा एक्चुअली आ गया <-1/2। अब ये रिकॉल करो कि cos थीटा अगर -1/2 से छोटा होना चाहिए। अब ज़रा cos का ग्राफ सोचो, ये cos का ग्राफ होता है। cos के ग्राफ में नोटिस करो कि पाए पे उसकी वैल्यू कितनी होती है -1, -1/2 वो कहाँ पे होता है 2π/3 के ऊपर। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका जो आंसर हो वो सिंपली लाई करे बिटवीन -1/2 एंड -1, तो ऐसा होने के लिए क्या हमें समझ में आता है कि यहाँ पे लाई करे, तो ऐसा होने के लिए जो एंगल थीटा होगा उसको यहाँ होना चाहिए 2π/3 से पाई के बीच में। तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा बिटवीन -1/2 एंड -1, तो इसलिए जो ऑप्शन बना दैट इज़ डी। और इंटरेस्टिंग था, पर ग्राफ के देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है उसको ब्रेक करने के लिए ग्राफ ही हमारा सहारा है। इस बात को जब हमने कभी कैलकुलस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस करा, हमने वहाँ भी यूज़ करा। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय हमारा टूल क्या होगा, क्लियरली ग्राफ्स। इस बात को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना और बहुत काम किए, पर ठीक है हमने करना होता है डिस्कस, एंड बार बार हमें यही बातें समझ में आनी चाहिए। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, चलो बड़ी खुशी की बात है, एंड दिस वेक्टर एंड इज परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर, देन थीटा बेकार है। ये सिंपली दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, तो साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर हो गया 0 के। दोनों का हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, बेकार है ये क्वेश्चन। ये मॉडुलस r क्रॉस i का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है मॉड r स्क्वायर
माइनस आर डॉट आई का स्क्वायर। अब ये सब क्वेश्चन ना बहुत बच्चों वाले हैं, तो ये बिल्कुल बहुत फराटे से में आने चाहिए। ये क्या बन जाता, मॉड आर स्क्वायर मॉड आई कैप का स्क्वायर माइनस आर डॉट आई का होल स्क्वायर, विच अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाता वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आंसर बनना चाहिए था। ये सेम है। अब देखो ये याद है हमने करा भी हुआ है। ये क्या बन जाता, मॉडलस ए स्क्वायर मॉडलस आई स्क्वायर माइनस ए डॉट आई का होल स्क्वायर। ऐसे ये वाला भी, ऐसे ये वाला भी, तो 3 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर बन जाता, विच इज़ 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर। तो ये भी सिंपल था। ये वाले में हमें पहला काम क्या करना चाहिए था कि पहले इस टर्म को हम अंदर सिंप्लीफाई कर दें। ये टर्म का सिंप्लीफिकेशन क्या बन जाता है, ए क्रॉस ए कैंसिल, या आगे देखो माइनस ए क्रॉस बी प्लस 9 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, तो 9 टाइम्स बी क्रॉस ए और प्लस एक तरह से एक और बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी, तो 9 बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए विच इज़ 10 टाइम्स बी क्रॉस ए, उसका स्क्वायर हो गया 100 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए का स्क्वायर, विच इज़ मॉड बी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, विच इज़ साइन स्क्वायर 120 डिग्री। अब इनमें से हर एक वैल्यू हमें पता है, डायरेक्टली फिल करो, नंबर ले लो। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन भी। देन अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, ये बेकार है। इसमें क्या करोगे, ए प्लस बी लोगे, बी माइनस सी लोगे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। नॉर्मल वेक्टर बनाना है, पर चलो प्रैक्टिस के लिए था ये भी। ये सेंस अब हम जानते हैं, हमें लैग्रेंजेस आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो ये दिया क्या हुआ है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। हमें क्लियरली समझ में आता है कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें पकड़ में आनी चाहिए। बहुत सिंपल था। हमें क्लियरिटी है कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज एक्चुअली व्हाट, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब सिंपली मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर एक्चुअली क्या बन जाता, हमें विजिबल है कि ये रहा मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर। इसको डिटर्मिनेंट बना के दिखा दो कि वो यही बना हुआ है। ऐसे ये क्या बना, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, देखो ये लिखा हुआ है, माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, देखो ये लिखा हुआ है। तो बस हमने एग्जैक्टली ये टर्म बना के दिखानी थी। ये निकाल के दिखा देते कि मॉडुलस ए क्रॉस, ये जो लिखा हुआ है दिस इज मॉडुलस ए क्रॉस बी का स्क्वायर। तो ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी को बोलने का एक और ढंग है। इसमें क्या बोला गया कि फाइंड अ वेक्टर आर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर ए एंड बी एंड आर डॉट दिस प्लस 8 0। ये बेकार है। अब देखो क्यों बेकार है। हमें किसी ने बोला कि एक वेक्टर आर है विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, तो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी एंड आर डॉट दिस इज 0। अब देखो एक वेक्टर अगर इन दोनों के अगर परपेंडिकुलर है तो मैं एक सेकेंड में लिखता कि आर जो है वो के टाइम्स ऑफ, सिंपली के टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी है। ये मेरा सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए था। तो अगर के टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी अगर है, देखो इस क्वेश्चन को मैं लंबे तरीके से भी कर सकता था कि मैं सिंपली क्या करता कि मैं आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखता। कई बच्चों ने ऐसा करा होगा। फिर उन्होंने यहाँ पे इक्वेशंस क्रिएट कराई, 3 अननोन्स एंड 3 इक्वेशंस क्रिएट करा के उन्होंने उसके बाद सॉल्व करा। तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि उनका रूट लेंथी है। अगर आर वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है तो खटाक से लिखना आना चाहिए कि आर हो गया के टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब मुझे केवल क्या चाहिए, ये के, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसके साथ डॉट ले लेता, ए क्रॉस बी बना दो, उसका डॉट लेके प्लस 8 करके 0 कर दो। तो इस क्वेश्चन में अकेली बताने वाली बात ये थी। 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस। ये 100% ये क्वेश्चन अगर समझो तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था। तो अब हम इसको कोऑर्डिनेट के बगैर भी कर सकते थे, पर चलो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, पर चलो मैं इसको अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। इसका ऑर्थो सेंटर अगर हमें गिवन है कि ये i प्लस 2j है, तो मान लो मुझे ये वाला एक वर्टेक्स हमें गिवन है माइनस i प्लस 3j और एक वर्टेक्स हमें गिवन है 2i प्लस 5j। ये वर्टेक्स मान लो मुझे नहीं पता, इसका नाम मैं रख लेता हूँ xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। वैसे तो इस क्वेश्चन में z 0 होगा, क्योंकि नोटिस करो तो जब 3 वर्टिसेस जो a वर्टेक्स b वर्टेक्स और जो ऑर्थो सेंटर है वो तीनों के तीनों अगर xy प्लेन के ऊपर ही हैं, देखो यहाँ पे k वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं,
तो जो लास्ट वर्टेक्स बचेगा वो भी उसी प्लेन के ऊपर होगा, क्योंकि जब 3 पॉइंट्स जो चौथा पॉइंट होगा वो भी उसी प्लेन के ऊपर होगा ना, जिस प्लेन के ऊपर बाकी 3 पॉइंट्स हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे के वाला कंपोनेंट मैं ना भी लेता तो भी चलता, तभी मैंने देखते ही कहा कि क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है 11th वाली। क्यों? क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे जो प्लेन इन्वॉल्व है वो है 2D प्लेन, एक्स और वाई वाला प्लेन। पर चलो मान लो मैंने ले लिया, अब मुझे करना क्या था, मुझे इक्वेशंस बनानी है। तो मुझे इक्वेशन क्या बनानी चाहिए थी, एक तो मुझे ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर 0 कर देना चाहिए था, सिंपली ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर 0 कर देना चाहिए था, और ऐसे ही फिर ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर 0 कर देना चाहिए था, ऐसे ही ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर 0 कर देना चाहिए था। उससे 3 इक्वेशन बन जाती, 3 अननोन्स बन जाते। तो अगर वेक्टर से करते कोर तो ऐसे करते। तो चलो इंटरेस्टिंग था, लैंग्वेज नहीं है, ये बेकार है। सिंपली क्या करोगे, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 9, ये बिल्कुल हमने शुरू में करा हुआ है। मेक टर्न ऑब्ट्यूज एंगल, ये सेम है। ये लैंग्वेज इंटरेस्टिंग है, पर हम जानते थे, हमें किसी ने दिया कि लेट ए एंड बी, इस लैंग्वेज को नोटिस करो। चलो ए आ गया, हमें गिवन है कि a 2i प्लस k है, b गिवन है और c गिवन है। फाइंड अ वेक्टर r सच दैट r क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस b एंड r डॉट a इज इक्वल टू 0। तो मेरा इन क्वेश्चंस में सब में टास्क क्या होता है कि ऐसा क्या करा जाए जिससे मेरा क्वेश्चन तेज कंप्लीट हो, मतलब इजीली भी हो और ख़त्म भी हो और जल्दी भी हो जाए। तो a अगर 2i प्लस k है, b अगर ये है, तो एक तरीका सबसे लेंथी तो ये बन सकता है हमेशा कि r को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के मानो, तो वो गलत नहीं है। पर अगर मैं उस रूट पे जाता हूँ तो मेरी मेहनत बहुत बढ़ जाती है। तो r क्रॉस b बराबर है c क्रॉस b के, ये देखो ये देख के हमारे माइंड में आना चाहिए, अच्छा इसका मतलब r माइनस सी क्रॉस b बराबर हो जाएगा 0 के। इसका मतलब r माइनस सी जो है वो पैरेलल टू b है, तो इसका मतलब सम मल्टीपल ऑफ b हो गया, वो लैम्डा टाइम्स ऑफ b हो गया। इसका मतलब जो r है वो c प्लस लैम्डा b है। अब तो क्या निकालना बचा इस क्वेश्चन में, बस ये लैम्डा आ गया तो r आ गया। वो लैम्डा निकालने के लिए हमें दिया गया ना कि r डॉट a 0 है, तो सिंपली इसका डॉट a के साथ 0 कर दो, क्या आ जाएगा 1 सेकेंड में, लैम्डा, वही हमें चाहिए। तो इस तरीके से करने पे क्वेश्चन फास्ट हो जाता। अगर बुक्स में इसको उन्होंने एक्स वाई जेड लेके कराओ, मान लो कभी आप लोग फेस करो ऐसे का क्वेश्चन, तो हंसा करो, करने दो उनको, वैसे हमने नहीं करना। ये भी बहुत सिंपल है, पर चलो क्या हमें, और हमने करा हुआ है क्लास में, हमें कि मैंने कि ए बी सी विथ 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट सी इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6, प्रूव दैट ए बी सी का स्क्वायर। अब ये रिकॉल करो कि जब हम ए बी सी का स्क्वायर बनाते हैं तो वो एक्चुअली क्या है, ए बी सी से बनने वाले पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम। तो इस पैरेललोपिपेड में नोटिस करो कि जो हाइट है, जो सी है, वो हमें गिवन है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब इनसे पैरेललोपिपेड बनाओगे तो वो क्या आएगा, बेस का एरिया इनटू हाइट। तो जो ए बी सी का स्क्वायर है वो एक्चुअली बेस का एरिया, मतलब मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इनटू सिंपली हाइट का स्क्वायर हो जाता। वो क्या है, 1 ही है इस केस में। तो मॉडुलस ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या हो जाता, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर π/6 दैट इज 1/4। तो ये प्रूव हो गया। यहाँ पे भी स्क्वायर है, मॉडुलस ए स्क्वायर इनटू मॉडुलस बी स्क्वायर। तो जो एग्जैक्टली जो टर्म बनती वो ये बनती इन दिस क्वेश्चन। अब ये बिल्कुल बेकार है, हमने करा भी हुआ है, आईआईटी में आया भी हुआ है, पर ये क्लास में डिस्कस थे, इस लिस्ट पे अब नहीं लगाते टाइम। द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड whose edges are this and this is 546. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड, अब हमें अगर ये गिवन है वॉल्यूम पैरेललोपिपेड तो बेकार ही हो गया। द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द वॉल्यूम पैरेललोपिपेड फॉर्म बाय द वेक्टर दिस एंड दिस बिकम्स मिनिमम। ये दो अलग अलग क्वेश्चन एक साथ डल गए, पर ये हमने करे हुए हैं, ये दोनों का सेंस हम जानते हैं। तो ये वाला भी क्लास में करा हुआ क्वेश्चन और बहुत काम का है, ये आईआईटी में भी आया हुआ है और ये बोर्ड्स में भी आया हुआ है, तो ये हमें आना चाहिए। यही रह गया मुझे लगता है एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला, ये भी वैसे मैंने क्लास में कराया हुआ है, पर चलो। हमें गिवन है कि लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब दिस।
अब देखो इस क्वेश्चन में सेंस क्या था कि केवल हम लोग डायगोनल ऑफ अ क्यूब को समझें। तो समझो कि अगर ये क्यूब है, इस क्वेश्चन में ना सारी कहानी एक्चुअली ये क्यूब की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड थी। तो जब हम क्लास में कई बार ना इस बात को देख नहीं पा रहे होते, 3D में हम एज्यूम नहीं कर पा रहे होते, तो इसमें अब यहाँ पे कलरफुल तरीके से इसको समझना। तो अगर मान लो कि अगर मैं इसको ले लूँ ओरिजिन, ये हो गया x, ये y और ये z, ये z, ये x और ये y, ये बना सेंस। तो अब अगर ज़रा इन पॉइंट्स को अगर प्लॉट करा जाए तो ये बना 0 0 0। और केवल समझाने के लिए चलो इस क्यूब की लेंथ हम लोग मान लेते हैं कि 1 1 1 h है। ए भी ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो क्या हमें समझ में आता है कि जो ये वाला पॉइंट जो बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पे होगा वो 1 1 1 हो जाएगा। तो ये बना इस क्यूब का एक डायगोनल। अगर इस ओरिजिन को मैं ज्वाइन कराऊंगा इस वाले से तो वो क्या बन गया, सिंपली i प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। ऐसे ही अगर मान लो अब इस वाले पॉइंट को देखो, ये वाले पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, ये कितना बच जाएगा। देखो यहाँ पे y और z आगे बढ़ रहा है, x नहीं बढ़ रहा। तो ये हो जाएगा 0 1 1। और अब इसके अपोजिट अगर इस वाले को देखो तो ये हो जाएगा 1 0 0। अगर इसे और इसे ज्वाइन कराओ तो हमें विजिबल है कि ये भी क्यूब का डायगोनल बनेगा। देखो क्यूब का फेस का डायगोनल नहीं, फेस का डायगोनल नहीं, क्यूब के अंदर बनने वाले डायगोनल। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करा के नोटिस करो तो क्यूब के अंदर एक डायगोनल बना। इन दोनों को सबट्रैक्ट करा के वेक्टर बना लो, वहाँ आ जाएगा i माइनस जे माइनस के। ऐसे ही क्या करो, एक डायगोनल और बना लो, इससे और इसे ज्वाइन करा के। देखो इससे और इससे अगर मान लो मैं ज्वाइन करा लूँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो उसके लिए दोनों पॉइंट्स की पहले वैल्यू बना लो। वो क्या बेकार तो है, या जगह देखो अब यहाँ पे नोटिस करो इस वाले पॉइंट में कि y भी नहीं आ रहा और x भी नहीं आ रहा, केवल z आगे बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट हो जाता है 0 0 1। और इस पॉइंट को नोटिस करो तो यहाँ पे x और y दोनों आए, z नहीं आया, तो ये हो गया 1 1 0। दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो वहाँ जाएगा i प्लस जे माइनस के। ये बना इसके इसमें थर्ड डायगोनल। ऐसे फोर्थ क्या बन जाएगा, इस वाले को इससे ज्वाइन करा के फोर्थ बना लो। उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, जो हमें जर्नल लाइन दी गई है उसको ले लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एग्जैक्टली ये टर्म बनाओ, डायरेक्टली आंसर आ जाता है, हमने करा हुआ है। और टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब के बीच में एंगल निकालना है तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। ये टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब है, तो ये हमने करा हुआ है, पर सेंसिबल था कि चलो जब डाला है तो कर लो। ये बेकार है। सिंपली इसमें पर्पज़ क्या है कि पहले यहाँ से पहले यहाँ से E1 डॉट E2 ऑब्टेन कर लो और उसको दूसरे वाले में यूज़ कर लो। हमने वेक्टर B बनाना है, A क्रॉस B हमें गिवन है कि C है और A डॉट B गिवन है कि 3 है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने का जो राइट रूट है ना वो हमने अभी नहीं करा हुआ। तो अभी राइट रूट क्या होता, अभी अगर ये क्वेश्चन को मुझे दे कि ये क्वेश्चन करके दिखा दो तो मैं क्या करता कि मैं B वेक्टर को एज्यूम कर लेता x y z। इसमें अभी कोई तरीका नहीं है, कल को है कंपटीशन के टाइम पे इस पे तरीके हैं। वो भी अब IIT में वो इस लेवल पे नहीं पूछ रहे, क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से आगे इसमें इक्वेशन बन जाती है एक्चुअली। पर छोड़ो, अभी ये ऐसे कर लेते हैं। सिंपली मैं एक्स वाई जेड लेके एक कंडीशन तो बन गई कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 3 के। दूसरी हम यहाँ पे कंडीशन बना लेते A क्रॉस B को C के बराबर करके और इक्वेशंस कंपेयर कर देते। तो एक तरीका ये बनता। ये भी एग्जैक्टली इसी तरह का है, पर चलो हमें दिया हुआ है कि A डॉट D 0 है और B C D B 0 है। देखो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि D कोई ऐसा वेक्टर है जो कि B और C के साथ कोप्लेनर है और A के परपेंडिकुलर है। तो मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, कल को जब हम लोग वो कर लेंगे तो उसके बाद तब ये याद रखना कि जो D है वो एक्चुअली A क्रॉस B क्रॉस C के लॉन्ग है। देखो ये बड़े काम की लाइन है, अभी मैं इसका अलग तरीका भी बताऊंगा। देखो A क्रॉस B क्रॉस C ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा वेक्टर बना जो कि A के परपेंडिकुलर है और B और C के अगर प्लेन में, इसका मतलब B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है। तो जो D वेक्टर बना वो एक्चुअली A क्रॉस B क्रॉस C के अलॉन्ग आने वाला बना, पर उसके अलॉन्ग आने वाला यूनिट वेक्टर है तो उसको इसी के लेंथ से डिवाइड कर देना। एक तरीका इस क्वेश्चन को देख सकने का एक्चुअली ऐसे बन जाता है। इंटरेस्टिंग था, पर ये आगे कंपटीशन वाले पार्ट का सॉर्ट ऑफ हिस्सा है, तो इसके लिए अभी बहुत वरीड होने की जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन को अभी हम कैसे करते, देखो A डॉट D मुझे गिवन है कि 0 है। साथ में देखो अब इसको पढ़ो,
या तो मैं क्या करूँ कि डी को मैं एक्स वाई जेड लेके पूरी इक्वेशंस बनाऊँ, या फिर नोटिस करो कि हमें दिया हुआ है कि बी सी डी जीरो है, इसका मतलब डी डॉट बी क्रॉस सी जीरो है, ऐसे बोल दूँ। अब इसी को बोलने का एक और तरीका, इसका मतलब डी ए के भी परपेंडिकुलर है और डी बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है, तो डी की डायरेक्शन क्या होगी, ये। अब देखो यही बात को मैंने अलग तरीके से बोल के दिखाया। पर्पस क्या है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्स वाई जेड लेके करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरा टाइम बहुत जाएगा, तो मेरा काम ही ये है कि मैं इस बात को पकड़ पाऊँ कि ज्योमेट्री जो हमने समझी है उसको कैसे यूटिलाइज करके हम क्वेश्चंस को फास्ट कर लें। तो ये उसी बात का एग्जाम्पल था, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी बात का एग्जाम्पल था। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, काम का है, हमने करा भी हुआ है क्लास में मेरे ख्याल से, पर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है, पर अभी भी देख लो, अभी भी हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। हमें किसी ने दिया कि एक यूनिट वेक्टर है और नॉट पैरेलल टू ए, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर रिप्रेजेंटेड बाय √3a माइनस a क्रॉस b एंड कुछ आगे अलग से टर्म दे दी। तो अब इस क्वेश्चन में ना एक बात नोटिस करो, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात नोटिस करो कि जब हमें ये टर्म गिवन है तो क्या ये बात समझ में आती है इसमें, और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, उसको ध्यान से सुनना। देखो b माइनस ये जो बना हुआ है, क्या ये नोटिस कर पा रहे हो कि अगर मान लो एक वेक्टर a अगर ऐसा होता और एक वेक्टर b अगर ये होता, तो क्या हमें ये समझ में आता है कि जो ये लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है, ये एक्चुअली अगर मैं b वेक्टर को रिजॉल्व करूं इनटू टू कंपोनेंट्स b1 एंड b2, तो ये एक्चुअली किसी ने मुझे b2 दिया हुआ, बड़े काम की बात है इस क्वेश्चन में। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये b माइनस, याद है हमने थोड़ी देर पहले करा था b माइनस b1, तो ये नोटिस करो कि ये जो बना हुआ है ना, ये b माइनस b1 है, ये b1 ही बनाया हुआ उन्होंने, ये b1 है। a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b करोगे ना, जो हम लोग करते होते हैं सिंपली मॉड a कॉस थीटा b कैप करके, मॉड b कॉस थीटा a कैप, तो ये सिंपली ये b2 वेक्टर लिखा हुआ है। तो अब जो ये वेक्टर है ये a और b के प्लेन में है, जो ये वेक्टर है वो a और b के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये बात हमें समझ में आती है कि एक बात तो पक्की है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज तो है पक्का, ये एंगल 90 डिग्रीज तो पक्का है, एक बात तो पक्की हो गई। तो एक एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल 90 डिग्रीज तो आ गया। अब उसके बाद जब एक राइट एंगल ट्राइंगल जब हमने बनाया हुआ है, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में अब एक साइड कितनी आ रही है, √3a क्रॉस b, एक साइड है b2। अब b2 की लेंथ नोटिस करो, अगर ये एंगल अगर 90 डिग्रीज है और ये एंगल अगर थीटा है, तो क्या हमें समझ में आता है कि जो मॉडुलस ऑफ b होगा, जो मॉडुलस ऑफ b2 होगा वो एक्चुअली कितना हो जाएगा, सिंपली मॉड b कॉस थीटा, मॉड b साइन थीटा। तो ये जो साइड है वो मॉड b साइन थीटा है। इसका ज़रा मॉडुलस निकालो, ये √3 मॉड a मॉड b साइन थीटा हो जाता, तो ये √3 मॉड b साइन थीटा हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो ये टैन ऑफ दिस एंगल आ जाता, वो इज टैन ऑफ अल्फा। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं हमें नजर आता है कि वो √3 बना, √3 टैन अल्फा बना, तो एंगल कितना आ गया, 60 डिग्रीज। तो एक एंगल कितना बना इस ट्राइंगल का, 90, एक कितना बना 60 और एक 30 तो है ही। तो ये था इस क्वेश्चन का सेंस, पर बहुत इंटरेस्टिंग था। इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, मैं सिंपली इन दोनों का दिस डॉट दिस अपॉन मॉड दिस करूँ और तरीके से दिमाग लगाता रहूँ। पर इस क्वेश्चन में ये जिसने ये क्वेश्चन बनाया, ये बहुत साल पहले IIT में आया हुआ है और काम का है, तो उसका इस क्वेश्चन के पीछे बनाने के पीछे जो दिमाग लगा होगा ना, वो दिमाग एक्चुअली यहाँ से बना। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे सोचना आना चाहिए, बाकी किसी को नहीं आता ना है, बुक्स में ऐसे नहीं करा हुआ ना कराओ, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, वो उनकी प्रॉब्लम। तो चलो, ये दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस असाइनमेंट। तो चलो, बाई चांस जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस हुआ वो इंटरेस्टिंग है, तो एग्जैक्टली इस बात को भी जड़ से देखना, इन क्वेश्चंस को नोटिस करो, बिल्कुल गले से पकड़ो वेक्टर्स को। वेक्टर का सवाल अपना होना ही होना चाहिए, बोर्ड में आया, IIT में आया, जहाँ मर्जी आया, हमें वेक्टर समझ में आता है। तो फिर क्वेश्चन कैसे नहीं करेंगे हम। तो बिल्कुल वैसे जैसे कॉन्फिडेंस से मैं पकड़ता हूँ ना इन सवालों को, वैसे इसको गर्दन से पकड़ने की करो, मेरा होना ही होना चाहिए। वो कब बनेगा, जब जो क्लास में थ्योरी बताई, जो असाइनमेंट दी और जो टेस्ट दिया, उनको करते रहो, और आगे मैं बहुत असाइनमेंट्स आगे और देता रहूँगा। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ राउंड 1। आगे असाइनमेंट आएंगी, उस असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करते जाना, पूरे साल चलाते रहेंगे ये कहानी। आगे कंपटीशन वाला काम भी करेंगे, तो सबको ना बस काम करते रहो रेगुलर, डिसिप्लिन मत छोड़ना, तो फिर कोई ट्रबल नहीं आएगी।
चलो ऑल द बेस्ट।